हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 62वां वीडियो है, रेगुलर चल रहे हैं ये। हर रोज डेली एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूं जिसमें कि इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर पर आधारित हैं और जो उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर आधारित ये पूरी सीरीज चल रही है। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस सीरीज को देखें और लगातार ये वीडियो चल रहे हैं। 62वां वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए करना क्या है आपको, और ये नया सिलेबस पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। नया सिलेबस जो अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है उस पर आधारित ये सीरीज चल रही है। आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ में टेलीग्राम का लिंक जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स जो कि हिंदी मीडियम में है, और साथ ही साथ में वो सारे वीडियोज के लिंक जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड किए गए हैं, उन सभी के लेक्चर वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे, that you will get and preparations you will complete कर पाएंगे आप उन सभी वीडियोस के माध्यम से। तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये 62वां वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करता हूँ। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। G20 समूह की स्थापना जो कि 7 देशों से मिलकर की गई थी, कब की गई थी? 1999, 1996, 2001 या फिर 1994। तो इसका सही विकल्प है 1999। ठीक है ना, 1999 में G20 समूह की स्थापना की गई थी और उसमें 7 देशों ने मिलकर ये स्थापना की थी। वो 7 देश कौन कौन से थे? एक तो अमेरिका, दूसरा कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान व इटली। ठीक है ना, इन सभी देशों ने इस G20 देशों की स्थापना, G20 समूह की स्थापना की। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? मुख्य उद्देश्य एक तो आर्थिक स्थिरता। ये सभी जो देश हैं, ठीक है ना, इनमें इनका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता लाना और सतत, ठीक है ना, कंटिन्यूएशन में जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, उनको जारी रखना। ठीक है ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 देश ने मिलकर ये 1999 में इस समूह की स्थापना की थी। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया। एशियाई विकास बैंक जिसको बोलते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। ठीक है ना, इसके लिए जो निम्न में से क्या उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। एशिया के सुदूर पूर्व के देश में आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी पूंजी का विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर सदस्य देशों की विकास की परियोजना तथा कार्यक्रमों के निर्माण, वित्त प्रबंधन एवं उनके क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता देना, या फिर ऐसे कार्य को बढ़ावा देना जो कि बैंक की प्रगति में बाधक ना हो। तो इस और चौथा, सदस्य देशों को उच्च दर पर अल्पकालिक सहायता देना। तो इसके में सही कूट कौन से हैं ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, तीनों कूट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और ये जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, ये तीनों कूट सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। बाकी ये गलत है इसका। ठीक है ना, उच्च दर पर ये अल्पकालिक सहायता नहीं देता है ये। ठीक है ना, जितने भी सदस्य देश हैं, तो इसके सदस्य देश कितने हैं ये जान लेते हैं। तो करंटली इसके सदस्य देश जो हैं वो 67, ठीक है ना, 67 सदस्य देश हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय सहभागिता संस्था है ये। ठीक है ना, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करती है आर्थिक स्तर पर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में 67 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी अभी करंटली। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है मनीला में, मनीला फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और एडीबी का जो संस्थापक देश है वो अपना देश प्यारा भारत इसका संस्थापक देश रहा है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, आर्थिक व सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है ना, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर। ठीक है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश का प्राचीन जनपद अनूप का वर्तमान नाम क्या है? खजुराहो, खंडवा, दमोह या फिर उज्जैन। तो इसका सही विकल्प है वो है खंडवा। ठीक है ना, पूर्व में इस जनपद का नाम अनूप हुआ करता था, जो कि पूर्वी निमाड़, ठीक है ना, पूर्वी निमाड़ के रूप में जाना जाता है, जो कि खंडवा है। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, और बाकी खजुराहो का नाम तो आपको मालूम होगा, खजुराहो जो कि शुरू में चेदी के नाम से जाना जाता था, जनपद के नाम पर महाजनपद चेदी यही हुआ करता था खजुराहो में। दमोह,
दमोह को बोलते थे, किस नाम से जानते थे दमोह को? और उज्जैन को अवंती के नाम से जानते थे, ठीक है। इसके अलावा ग्वालियर को वत्स के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। वत्स जो देश है, ठीक है ना, वत्स देश का नाम को ग्वालियर के नाम से जानते थे। जो ग्वालियर अभी करंटली है उसको वत्स देश या वत्स राष्ट्र के नाम पर जानते थे, जो महाजनपद के काल में हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? खिलाफत आंदोलन की मांग थी खलीफा का नियंत्रण आवश्यक ही मुसलमानों को पवित्र स्थलों पर बना रहे, या फिर खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रवृत्ति को प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और मौलाना आजाद जैसे युवा नेताओं द्वारा हुआ था, या फिर भारतीय मुसलमान नेताओं द्वारा खिलाफत का एक प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया था, जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय संगठित किया जा सके, या फिर 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का दिल्ली सम्मेलन में एक विशाल असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। तो इसमें से सही कौन सा कूट है, सही कूट कौन सा नहीं है, सही कथन कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो ये इसका डी, ये इसका सही कूट नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर इसमें, ठीक है ना। इसमें 1920 में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था, ठीक है ना। जो 1900 समिति में केंद्रीय खिलाफत समिति का जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में नहीं हुआ था, वो हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में किया गया था, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आजाद, इनने इसमें प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल सही। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों ऊपर के पॉइंट सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, शुंग वंश के किस शासक ने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप को नष्ट करवा दिया था? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भागमद या फिर देवभूति? तो इसका सही विकल्प है पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है ना, सम्राट अशोक के द्वारा जो सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जो कि 3rd सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा, जो कि सम्राट अशोक ने करवाया था। तो उस समय, और ये बीसी में था, ध्यान रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट करवाया था ये, ध्यान रखिएगा। तो उसका जो सांची के स्तूप हैं उसमें से कई स्तूपों को नष्ट करवा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जिसने कि शुंग वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा, शुंग वंश की संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने कि आखिरी मौर्य वंश के आखिरी राजा किसको, बृहद्रथ को, ध्यान रखिएगा, बृहद्रथ इसकी हत्या की थी, और हत्या के बाद में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी शुंग वंश की, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सल्तनत काल में किस शासक ने मालवा के शासक मल्लक देव को पराजित किया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी ने मल्लक देव को पराजित किया था, देन उसके बाद में मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था। ध्यान रहे, मालवा पर एक क्षेत्र अधिकार था परमार वंश का, ध्यान रखिएगा, परमार वंश की स्थापक कौन थे? वो थे उपेंद्र कृष्णराज, ध्यान रखिएगा, उपेंद्र कृष्णराज ने स्थापना की थी परमार वंश की, और इसके सबसे प्रतापी राजा थे राजा भोज। फिर बाद में मल्लक देव आए, तो मल्लक देव के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर मालवा पर अपना एक क्षेत्र अधिकार बना लिया था, ठीक है ना, उसको हरा दिया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं, और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं, और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है, जो कि होगा
हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, कलचुरी राजवंश के विदेशी विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? महासंधि विग्राहक या फिर अमात्य, महाध्यक्ष या फिर महासेनापति? तो ए विकल्प इसका सही है। महासंधि विग्राहक के नाम पर जानते थे जो कि विदेशी विभाग को संभालता था कलचुरी वंश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? जबलपुर, शिवपुरी, रतलाम या इंदौर? तो वह है शिवपुरी। शिवपुरी में दी गई थी ये। और 7 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1859 को, ठीक है ना, जो राजपूती गद्दार था, गद्दारी बोल सकते हैं उसको, जिसका नाम था, क्या नाम था? मानसिंह। मानसिंह ने धोखे से इसको पकड़वा दिया था अंग्रेजों को हाथों और उसके बाद में 18 अप्रैल को शिवपुरी में इसको फांसी दे दी गई थी, तात्या टोपे, जिसको कि भारतीय चीते के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व चेदी महाजनपद एक बड़ा जनपद था
जिसका विस्तार बुंदेलखंड के पूर्व भाग तथा उसके समीपस्थ भूभाग तक इसका विस्तारण था, या फिर महाजनपद की राजधानी अवंती थी जो बौद्ध धर्म का प्रचार का एक सुप्रसिद्ध केंद्र था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा दोनों, या फिर एक भी नहीं? तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऊपर वाला विकल्प बिल्कुल सही है। दिस इज द ट्रू। ठीक है, बाकी ये गलत है। ठीक है ना, चेदी महाजनपद जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पूरा विस्तार था यहां तक इसका। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा मध्य प्रदेश के उज्जैन में किस शासक के द्वारा स्थापित की गई थी? गोविंद III, अहमद घोष, अमोघवर्ष, या फिर नागभट्ट, या मिहिरभंज? तो इसका सही विकल्प है सी, नागभट्ट। ये नागभट्ट प्रथम, ठीक है ना, इनके द्वारा, ठीक है ना, एक शाखा जो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, ये इन्होंने उज्जैन में स्थापित की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया था। और इनका जो कार्यकाल था, ये समय था, ये 730 से लेकर, ध्यान रखिएगा, 730 से लेकर 756 ईस्वी में इन्होंने ये उज्जैन को अपनी एक दूसरी शाखा स्थापित की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, बीबी की मस्जिद किस राज्य के किस जिले में है मध्य प्रदेश में? भोपाल, धार, उज्जैन, या बुरहानपुर? तो इसका सही उत्तर है बुरहानपुर। बुरहानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी विकल्प है ये, नीचे ऊपर नीचे हो गए हैं विकल्प। ठीक है, बुरहानपुर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कहलाता है, खंडवा से लगा हुआ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं आईसीटी में असंगत कथन कौन सा है? ये सूचना का संचालन की योग्यता रखता है, कृषि, स्वास्थ्य, शासन प्रबंध और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसका गहरा प्रभाव है, या फिर इसे सूचना संचार की अल्फा तकनीकी कहा जाता है, या फिर इसकी सूचना पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है? तो इसका जो कथन गलत है वो है सी। ठीक है ना, अल्फा तकनीकी कहा जाता है, ये इसका गलत है, यानी कि ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोबोटिक्स का अर्थ क्या होता है? मशीन, मजदूर, एक तकनीकी, या फिर वर्चुअल रियलिटी? तो सी इसका सही उत्तर होगा, एक तकनीकी, एक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, कीबोर्ड का भौतिक दिखावट कैसी होती है? प्रिंटर, टाइपराइटर, स्कैनर, या मॉनिटर? तो एक टाइपराइटर की तरह दिखता है कीबोर्ड, ठीक है ना, जिसमें कि अपन टाइप कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए टाइपराइटर। ठीक है ना, कंप्यूटर में जितनी भी स्क्रीन होती है, आउटपुट जो मॉनिटर होता है, उस पर अपन टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, मजदूर किसान शक्ति संगठन किससे संबंधित है? सतर्कता आयोग, वित्तीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, या सूचना के अधिकार से? तो ये इसका आंसर है सूचना के अधिकार से संबंधित है ये। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 90 के दशक में, ठीक है ना, मजदूर किसान शक्ति संगठन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 90 के दशक में, ध्यान रखिएगा। और सूचना का अधिकार ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा, 2005 में सूचना के अधिकार, यानी कि सूचना का अधिकार सूचना आयोग जिसे बोलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये थे 15 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक पड़ा हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लें। इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वहीं पे आपको मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो कि मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से बना रहा हूँ। तो आप लगातार वो सारे वीडियोज भी देख पाएंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी और अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, एंड गॉड ब्लेस यू।